श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे गृह विज्ञान में अध्याय 5 में जल प्राप्ति के स्रोत का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 1 होगा जल के प्रमुख स्रोत का उल्लेख कीजिए। उत्तर है विभिन्न देशों में जल के विभिन्न स्रोत हैं, किंतु कुछ स्रोत ऐसे हैं जो समस्त विश्व में पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 हेडिंग होगा समुद्र। समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है। यह यातायात का सबसे बड़ा माध्यम भी है। समुद्र से प्राप्त जल का प्रयोग अनेक प्रकार से उद्योगों में किया जाता है। समुद्र के नीचे तली में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। गर्मी के दिनों में गर्मी पड़ने पर समुद्र का जल भाप बनकर आकाश में उड़कर पहुंच जाता है तथा पहाड़ों से टकराकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाता है। कुछ पृथ्वी जल को सोख लेती है। धीरे धीरे कुछ जल पृथ्वी के अंदर अनेक रास्ते से होकर समुद्र के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जो समुद्र है ये जल प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाए जाते हैं और समुद्र के जल से नमक भी बनाया जाता है। खनिज पदार्थ इसकी निचली सतह पर विभिन्न खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो विभिन्न उपयोगों में लाए जाते हैं। तो जल प्राप्ति के स्रोतों में समुद्र का जल अपने आप में प्रमुख स्रोत माना जाता है। दूसरा वर्षा। दूसरी टॉपिक है वर्षा। समुद्र की लंबी चौड़ी सतह से सूर्य की गर्मी के द्वारा बहुत सा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिलता रहता है और तथा बादल बन जाता है। जब यह पर्वतों से कम तापमान होने के कारण टकराता है तब जल ओस ओले के रूप में वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। पर्वतों पर कम तापमान के कारण यही जल वर्षा के रूप में बादल बन जाता है। पृथ्वी पर वर्षा का जल कुछ पृथ्वी सोख लेती है और विभिन्न माध्यमों से पृथ्वी के विभिन्न अंदर चले गए रास्तों से समुद्र के अंदर पहुंच जाता है। यह वर्षा का जल भी समुद्र के चौड़ी सतह से सूर्य की गर्मी के द्वारा बहुत सा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिलता रहता है जो बादल बन जाता है। कम तापमान के कारण जब यह पर्वतों से टकराता है तो वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर चला आता है। यह पुनः पृथ्वी पर आने के बाद यह वर्षा का जल पृथ्वी के अंदर सोख लेती है। कुछ विभिन्न रास्ते से फिर सतहों से पृथ्वी के अंदर समुद्र में चला जाता है। उसके बाद है नदियाँ। तीसरी टॉपिक होगा नदियाँ।
नदियाँ भारत में जल प्राप्ति का एक अच्छा साधन मानी जाती हैं। पहाड़ों की बर्फ जल अधिक तापमान के कारण पिघलती है, जल के रूप में अपना रास्ता बनाते हुए मैदानी के रूप में प्रवाहित होती है। नदी का जल बहती है, वहाँ की स्थानीय अशुद्धियाँ भी उसमें मिल जाती है तथा नदी के किनारे जहाँ औद्योगिक नगर बसे हैं वहाँ के कारखाने व नालों की गंदगी मिलने से नदी का जल अशुद्ध होता है। जहाँ पर नदियाँ बहती हैं वहाँ के नज़दीकी कारखाने व नालों की गंदगी भी नदी के पानी में मिलती है। इस नाते नदी का जो जल होता है अपने आप में अशुद्ध माना जाता है। झीलें, अगली टॉपिक होगी आपकी झीलें। झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। कृत्रिम झीलें जो होती हैं वह तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। जैसे जो निचली भूमि की निचली सतह होती है उस पर तीनों तरफ से बांध बना दिए जाते हैं। एक तरफ से वो पहाड़ियाँ और भूमि निचली होती है, वहाँ चौथी ओर बांध बनाए जाते हैं। उसमें वर्षा का ऋतु में जल के एकत्रित हो जाता है जो सिंचाई व पीने के काम आता है। अब ऐसे झीलें बहुत विद्युत उत्पादन के लिए भी बनाई जाती हैं। जैसे पंजाब में भाखड़ा डैम, यह भी बिजली उत्पादन के लिए ये डंप किया हुआ पानी से बिजली उत्पादन किया जाता है। और जो ये प्राकृतिक झीलें होती हैं जहाँ निचली भूमि होती है, वर्षा काल में पानी भर जाता है। यदि यह जल पहाड़ियों से आता है और वहाँ वर्षा का जल है और वह जल क्षेत्र में साफ है तो वह जल प्रयोग में लाया जाता है। यदि वह जल स्वच्छ दिखाई देता है तो वह जल प्रयोग में लाते हैं पशु नहलाने या पीने या भोजन पकाने के काम। ये प्राकृतिक झीलों का जल भी प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ की ज़मीनें पथरीली हैं, जो पहाड़ों से पर ये झीलें का पानी हमेशा निकलता रहता है, उनको कहीं भूमि निचली होती है वहाँ पर एकत्र कर लिया जाता है। जब एकत्र किया हुआ जल विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया हुआ जल पानी पीने, पशु नहलाने, भोजन पकाने, स्नान करने के काम में लाया जाता है। उसके बाद है हेडिंग है तालाब। 5वीं टॉपिक आपकी होगी तालाब। इनमें भी झीलों की भांति वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, क्योंकि बहुत से गांवों में जल प्राप्ति का यही एक साधन माना जाता है। जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां की ज़मीनें पथरीली हैं, वहां पर कुआं खोदना आसान काम नहीं है। वहां पर इन तालाबों का पानी एकत्र किया जाता है। एकत्र किया हुआ पानी वहाँ यह भोजन पकाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें गांव के लोग स्नान करते हैं, इनमें वस्त्र धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं और पानी पिलाते हैं। गांव का गंदा पानी इसी तालाब में पड़ता है और निकट के पेड़ के पत्तियां भी इसी में सड़ती हैं। इस नाते यह जो तालाब का पानी होता है वह अपने आप में अशुद्ध माना जाता है। इसी नाते इसमें यह भोजन पकाने और पीने योग्य नहीं होता है, बल्कि इसमें लोग स्नान करते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, पशुओं को नहलाने का काम करते हैं, पशु को नहलाने का काम, वस्त्र धोने का कार्य, स्नान करने, का कार्य करते हैं। इस नाते
ये तालाब का पानी जो होता है वह अशुद्ध होता है, वह स्वच्छ नहीं होता है। उसके बाद स्रोत एवं झरने। जब पृथ्वी वर्ष का जल सोख लेती है तो कहीं कहीं पृथ्वी के भीतरी सतह पर पाए जाने वाली अप्रवेश चट्टानें जल को पृथ्वी को अंदर नहीं जाने देती हैं, तो ये झरने का जल ऊपर की सतहों पर निकलता रहता है। जहाँ ऊपरी भूमि को कोमल पाता है वहाँ भूमि को फोड़कर वह बाहर निकल जाता है। जहाँ पर ऊपरी भूमि को कोमल पाता है वहाँ पर उसको छेद कर या फोड़कर बाहर निकल जाता है। इस झरने का जल भी बहुत जगह पर इस प्रकार फूटे हुए जल का प्रयोग करते हैं। यह जल भी प्राप्ति का स्रोत माना जाता है। अगला है कुआं। पहले कुएं का जल भी लोग पानी पीने, कपड़ा कचारने और पशु को नहलाने, पशु को पिलाने माने सारे कार्य कुएं के जल से लोग प्रयोग करते थे। वे कुएं एक उथले कुएं होते थे, एक पाताल तोड़ कुएं होते थे। जो पाताल तोड़ कुएं होते थे वो काफ़ी गहरे होते थे। इनका जल अपने आप में शुद्ध माना जाता था। कभी कभी पोटेशियम परमैंगनेट डालकर इनके जल को भी शुद्ध कर लिया जाता था। जब इसमें कीड़े इत्यादि दिखाई देते थे तब ये पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा के नाम से शुद्ध कर लिया जाता था। इस जल का प्रयोग भी विभिन्न रूप से लोग करते थे। ये कुएं का जल विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनको सिंचाई के काम, पीने के अतिरिक्त किसानी से खेती का, वर्षा का जल जो पारगम्य स्तर से होता था वह पृथ्वी के भीतर चला जाता था। वह भीतरी सतह पर आगम्य होता था, वही एकत्र लगता था। इस आधार पर रुके हुए जल का प्राप्त करने के लिए हम पृथ्वी को गड्ढा खोदते हैं, जिसे कुआं के नाम से पुकारते हैं। उस पृथ्वी में सूखे हुए जल को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के अंदर एक कुआं खोदते थे, जिसको गड्ढा खोदते थे, जिसको कुआं के नाम से पुकारा जाता है।